समाज बहुत से नियम बनाता है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इंसानियत का सबक हर इंसान के जहन में बचपन से ही भरा जाता है, पर कुछ लोग समाज की समझ के बाहर होते हैं। मैम, टायर पंचर हो गया। यहाँ तो आसपास मैकेनिक भी नहीं मिलेगा रतन। देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। तुम छत पे जाओ, पाड़े दरवाजे पे रहो। जैन सर। जैन, त्रिपाठी क्या हो रहा है? पड़ा था सर एसपी साहब के ऑर्डर से कि घर पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहेगी। त्रिपाठी, अगर हम ही मुजरिमों के डर से घर में दुबक के बैठ जाएंगे तो आम पब्लिक का क्या हो? ये ऐसा ही आस्था की किडनैपिंग को 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। अगर आपको कुछ हो गया तो? एक कांस्टेबल बहुत है, बाकियों को भेज दो। सॉरी सर, आई हैव टू फॉलो ऑर्डर्स। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल 70 के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। यूपी पुलिस का स्लोगन है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। लेकिन यहाँ तो पुलिस को ही सुरक्षा मुहैया कराने का माहौल बन गया था। सोचिए कैसा खौफ का माहौल होगा ये, जहाँ पुलिस तक महफूज नहीं थी। कौन था ये दरिंदा जिसने ये दहशत फैलाई हुई थी? अंजलि, तुम वहां से सब्जी खरीदो, हम यहाँ किराना से घर का सामान लेते हैं। ठीक है। चिक्का खा गई मेरी प्यारी अंजलि। हाँ, मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं छूटेगा मुझसे। छोड़ो हमारा हाथ। नहीं तो क्या, चिल्लाओ चिल्लाओ। देखो हम। हाँ, हम फिर आएंगे बहुत जल्दी। बताना कौन था वो? बोलती काहे नहीं? वहां तो बड़ा हाथ पे हाथ पकड़े खड़ी थी उसका। मम्मी, हमने हाथ नहीं पकड़ा था, वो प्रदीप था, हमारा पहला पति। पति? हमरी तो किस्मत ही फूट गई। एक तो उम्र से बड़ी औरत से अपने बेटे की शादी करा दी, ऊपर से पति भी आता उनका। अब समझ में आ रहा है माँ कि रोज मंदिर किस भगवान के दर्शन के लिए जाती थी। नहीं विजय, ऐसा नहीं है। हमने खुद उसे इतने सालों बाद देखा। अरे हम खुद चौंके थे उसे चौंके देखकर। थे? क्या पुराने आशिक को देख के पुराने दिन याद आ गए? विजय, बहुत हो गया। हमारी पहली शादी, हमारा पहला पति, सब कुछ बताया आप लोगों को, कुछ नहीं छुपाया आपसे। और जरूरत आप लोगों को थी। हमारे पापा ने आपकी मदद की थी, पर आप लोगों ने हमारी कद्र नहीं समझी। हमें भी नहीं रहना ऐसे मतलबी लोगों के साथ। जा रहे हैं हम विजय अपने घर। टूटी खोड़ी लाल लगान, खाए चना और बोले बादाम। अंजलि बेटा, एक बार और सोच। नहीं पापा, अब हम विजय के पास नहीं जाना चाहते हैं। अब हमसे और सहन नहीं होता है पापा। बेटा, सहना तो तुझे यहां भी पड़ेगा। तू तो अपने भाई भाभी को जानती है। अब ये दोनों बिजनेस भी संभाल रहे हैं। अब हमें ताकत नहीं है अपनों से लड़ने की। पर पापा, क्या हमारे इस घर पे कोई हक नहीं है? बेटा, ये 30 लाख की एफडी ये मैंने तेरे लिए बनवाई थी। बेटा, किसी को बताना मत। ये एफडी 1 साल में मैच्योर भी हो जाएगी। बेटा, तब तक एक कोशिश करके देख ले, शायद विजय का दिल तो जीत पाए। वाह अंजलि जी, आप तो बेशर्मी की बुलंदियां छू रही है। नहीं आते ही अपने पुराने पतिदेव से मिलने निकल पड़ी। विजय, हम मंदिर जा रहे हैं। हमें मंदिर जाके थोड़ा सुकून मिलता है। पर अगर आपको हमारे ऊपर शक है तो आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं नहीं, तुम्हारा रंग रलिया देखने का कोई शौक नहीं है हमें, और मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर जाने में क्या दिक्कत है विजय? तुम मंदिर नहीं जाओगी, हम जा रहे हैं ना प्रभु से तुम्हारे लिए सद्बुद्धि मांगने। चलो विजय बेटा, हमको मंदिर छोड़ देना, तुम वहां से ऑफिस निकल जाना। जी माँ। लेकिन विजय, हम रोज मंदिर जाते हैं। रोज मंदिर जाती थी
पर आज नहीं जाना। लेकिन क्यों? बोला ना, ना मतलब ना। बहुत ब्रूटली मर्डर हुआ है सर। पूरी बॉडी पे बाइट मार्क्स है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानवर की तरह पूरी बॉडी को नोच खाया हो। सर रेप के भी चांसेस लगते हैं। अगर रेप भी हुआ है तो बॉडी की हालत को देख के लगता है कि शायद एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहेंगे। सर दरवाजे पर कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। तो मुमकिन है अंजलि ने कातिल के लिए खुद दरवाजा खोला। अंजलि शायद कातिल को तो जानती थी। अंजलि की सास ने भी कंफर्म किया है कि अलमारी से गहने और पैसे चुराए गए। साहब हम मंदिर गए थे, अंजलि बेटा घर में अकेली थी। जैसे ही मंदिर से लौटे तो हमने दरवाजा खटखटाया। अंजलि की हालत देख के हमारा सर चकरा गया था साहब। हमने फौरन अपने बेटे विजय को बुलाया साहब। आप लोगों में से किसी ने घर के अंदर आते जाते किसी को देखा था? नहीं साहब, हमारे घर का दरवाजा तो बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। सर हमारा भी। तो आप लोग बाहर कैसे आए? हमारे घर का दरवाजा तो विजय ने खोला। हाँ साहब। हाँ सर हम लाश को देख के बहुत डर गए थे सर, इसलिए सर हम बाहर मदद के लिए आए थे, पर कुछ दिखा ही नहीं सर। पड़ोसी से बहुत आवाजें आ रही थी सर, इसलिए मैंने जाकर दरवाजा खोल दिया। घर में घुसने से पहले पड़ोसी की कुंडी बंद की गई। मतलब जो भी किया गया बड़ी प्लानिंग से किया गया। पिछले दिनों आपने किसी ऐसे अनजान आदमी को यहाँ पर देखा जिसको देखकर आपको कुछ अजीब लगा? सर पड़ोसियों के घर को बाहर से लॉक करना, इतनी आसानी से घर के अंदर घुसना, उसके बाद लूट, फिर रेप और मर्डर। ऐसा लग रहा है कि शायद मेन मोटिव लूट का नहीं बल्कि दुश्मनी का था। अगर कातिल का मकसद दुश्मनी निकालना था तो सवाल यह है कि दुश्मनी किससे निकालेगी? अंजलि से या अंजलि को मारकर उसके परिवार से? सर आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। पूरा घर छान मारा पर कोई मर्डर वेपन नहीं है। कौन लोग थे, कहाँ से आए, कहाँ गए, किसी ने नहीं देखा। अंजलि और विजय का बैकग्राउंड खंगालो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। सर एक नया एंगल सामने आया। अंजलि के पति का एक ड्राइवर है दीनाराम। विजय ने सुबह 5 लाख रुपए लेकर दीनाराम को अपने घर भेजा था, लेकिन सर वो गाड़ी और पैसे दोनों लेकर फरार है। ये तुम्हारा काम है ना? बच्चे से क्यों करवा रही हो? ओ मैडम आप काम करो अपना। रास्ते से पकड़ के लाई हूँ, खाना खिला रही हूँ उसको, तो उससे कुछ तो काम लूंगी ना। अरे लेकिन वो छोटी सी बच्ची है, उसकी हालत देखो, बीमार लगती है वो। आपको ज्यादा दया आ रही है तो आप अपने साथ ले जाओ, मेरी भी जान छूटेगी। क्या हुआ, हो गई बोलती बंद? ये दीनाराम है सर, विजय का ड्राइवर। तो ये कौन है? ये दुलारी है, अंजलि के घर में काम करती थी। कल शाम को सब्जी लेने बाजार गई थी, उसके बाद से घर लौटी नहीं। तो क्या इस कांड के पीछे इन दोनों का हाथ हो सकता है? पूरे चांसेस हैं सर। ये दीनाराम जिस घर में रहता था उसके मकान मालिक से बात की मैंने, उसने बताया कि दीनाराम ने 2 दिन पहले घर छोड़ दिया था। मतलब सब कुछ वेल प्लान तरीके से किया गया। और एक बात मुझे अभी भी खटक रही है, अगर अंजलि के घर में घुसकर मकसद लूट करना, रेप करना, उसका मर्डर करना भी था तो इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर अंजलि का कातिल इतनी बेरहमी से क्यों किया गया? उसकी क्या वजह हो सकती है? हमारी गलती थी।
अंजलि तो वापस जाना नहीं चाहती, हमने ही उसे वापस भेजा। काश हम उसे मना कर देते। विजय ने ही मारा है मेरी बेटी को। देखिए, हम पूछताछ कर रहे हैं, जो भी गुनहगार होंगे उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अंजलि की किस्मत ही खराब थी। उसका पहला पति भी बहुत ही कमीना निकला और दूसरा पहला पति प्रदीप बहुत ही कमीना आदमी है वो। चिक्का खा गई मेरी प्यारी अंजलि। प्रदीप बहुत ही मारता था मेरी बेटी को, बड़ी मुश्किल से उससे छुटकारा दिलवाया था। लेकिन ये विजय उससे भी बड़ा कमीना निकला, बहुत ही गिरा हुआ था सर। तो विजय और अंजलि की शादी कैसे हुई? I mean, अंजलि पहले से शादीशुदा थी और विजय से उम्र में भी काफी बड़ी थी। विजय हमारे साथ बिजनेस करता था और उसे हमें 8 लाख रुपए देने थे, तो इसी सिलसिले में वो हमारे घर पर आता था और अंजलि को देखता था और उसे अंजलि पसंद आ गई। उसने शादी की बात छेड़ी और हमने हाँ कर दी। लेकिन साहब, हमने उसे अंजलि की पहली शादी के बारे में सब कुछ बता दिया था और वो मान गया था। उसकी अच्छाई को देखकर हमने वो 8 लाख रुपए भी माफ कर दिए थे साहब। लेकिन साहब, इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने मेरी बेटी के साथ। आओ, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक? अरे नीचे क्यों बैठ रही हो? ऊपर आराम से बैठो। आजा बेटा, सो जा। हाँ? माँ, ये बहुत चुभ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ आजा मेरे पास। हाँ, गोदी में लेट जाते। हाँ, पानी। तुम्हें अच्छा लगा मेरा घर? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा मर गए। भिजवा दो। सर, अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पेनफुल डेथ थी उसकी। पूरी फैमिली की डिटेल्स निकलो और दीनाराम के साथ जो मेट थी, क्या नाम? दुलारी। पता करो इस वक्त दोनों का। इस विजय की डिटेल्स निकलो और प्रदीप का पता करो। ओके सर। हेलो। यार दीनानाथ जी, तुम तो बड़े झूठे निकले। अभी तो कह रहे थे कि नोटों से नहला दूंगा, अब? अरे मेरी प्यारी दुलारी, नोट कहाँ भागे जा रहे हैं? चल। चेक करो। सर, सर ये देखिए। कितनी बार कहा है ना, ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं है। पर घर पर भी मैं मेरी माँ की मदद करती थी और आप भी तो मेरी। रुक क्यों गई? तुम मेरे लिए मेरी बेटी जैसी ही हो। माँ की याद आती है? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ कैसी थी? चल किराया निकाल। साहब, आज तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अगले हफ्ते खुद आके आपको सारे पैसे लौटा देती हूँ। हाँ, अगले हफ्ते नहीं, मेरे को कल पैसे चाहिए। कल तक पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं।
कुछ नहीं बेटा, शांत हो जा बेटा, तेरी माँ है ना। छोटी सी उम्र में कितना कुछ देख लिया तुमने, लेकिन अब तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी, बिल्कुल तेरी माँ जैसा। माँ कोरोना नहीं है आपको, मामूली सा वायरल फीवर है, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। हम दवाई लिख देते हैं, एकदम ठीक हो जाएंगे। हम डॉक्टर आते के लिए, हम डॉक्टर, आप मरीज। बेटा सौहार्द, पापा अभी असली मरीज को देख रहे हैं, थोड़ी देर जाके मनीष चाचू के साथ खेलो ना। पापा डॉक्टर खेलते ना पापा। मनीष, डॉक्टर। अरे मनीष जी भैया। इसको जरा अंदर ले जाओ ना। अरे जाओ। सौहार्द, चलो हम खेलते हैं तुम्हारे साथ डॉक्टर। नहीं चाचू, आप डॉक्टर कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर तो पापा है, पापा खेलेंगे ना पापा। डॉक्टर अच्छा चलो, डॉक्टर हम लोग डॉक्टर नहीं, लुका छिपी खेलेंगे। तुमको पसंद है ना? पापा 100 तक गिनती गिनेंगे, तुम कहीं जाके छिप जाओ, ठीक? हम कबड़ में छुपेंगे, आप हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। डॉक्टर हाँ, चलो। सर बता दो सर वो हम दुलारी से बहुत प्यार करते हैं सर। वो शादीशुदा है लेकिन अपने पति से परेशान थी, और सर मैं पैसों की किल्लत से, इसलिए सर सोचा कि अगर पैसों का कहीं से जुगाड़ हो जाए तो हम दुलारी को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए जब विजय बाबू ने हमें 5 लाख रुपए दिए तो हमें लगा कि यही सही मौका है। ऐसा मत बोलिए साहब, हम तो दिनाराम से प्यार करते हैं, इसलिए उसके साथ चले आए। हमने किसी को नहीं मारा, और दिनाराम ने भी किसी को नहीं मारा होगा। कि दीनाराम ये तो कबूल कर रहा है कि उसके घर से जो कैश रिकवर हुआ वो वही कैश है जो विजय ने उसे दिया था, लेकिन इस बात से साफ मना कर रहा है कि अंजलि के कत्ल और रेप से उसका कोई ताल्लुक है। दुलारी भी यही करिए सर, लेकिन अगर इन दोनों ने कुछ नहीं किया तो फिर किसने किया? अंजलि के घर से 50,000 कैश और तकरीबन 8 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई थी। तो जिसने भी कांड किया है कैश तो उड़ा दिया होगा, और गहने वो अभी तक संभाल के रखे होंगे। मामला ठंडा होने का इंतजार रहा होगा, लेकिन गहने बेचे जरूर जाएंगे। शहर के जितने भी ज्वेलर्स हैं सब जगह अपने आदमी तैनात करो। ओके सर। सुहाद्या कहाँ है बेटा? सुहाद्या, अरे ये लड़का कहाँ चला गया? जयंती भाभी, मैंने सुहाद्या को हर जगह देखा पर वो कहीं नहीं दिख रहा है। क्या? सुहाद्या, अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? अरे सुहाद्या कहीं मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ छुप गया। अभी 1-2 घंटे पहले तो मेरे साथ वो लुका छिपी। हम कबड में आके छिपेंगे, आप हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। कबोर्ड मैं पानी लेकर आती हूँ। बेटा, जीत गए पापा, जीत गया। सर हमारा अंजलि का मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारी शादी लेन देन से हुई थी, उसको जवान पति मिला और हमें कर्ज से छुटकारा सर। पर वो तुम्हारे साथ खुश नहीं थी। तुम दोनों मियां बीवी में अक्सर झगड़े होते थे। सर हम मानते हैं कि अंजलि को हम पसंद नहीं करते थे, लेकिन सर उसको मारकर हम अपनी जिंदगी कहाँ बर्बाद करेंगे? इतना तो हमें भी पता है कि अंजलि को तुमने नहीं मारा। ये किसी प्रोफेशनल का काम है, किसी प्रोफेशनल सुपारी किलर का। अब अंजलि की सुपारी तुमने नहीं दी तो अंजलि की सुपारी और कौन दे सकता है? सर प्रदीप दे सकता है, हमारी पत्नी का पहला पति। दीदी, 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, बहुत भूख लगी है दीदी, खाने को कुछ मिलेगा? ठीक है, तुम रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ।
सोहाग, सोहाग, ये चोट कैसे लगी बेटा? चोट नहीं, ये खून कैसे लगा? बोलो बेटा। आइए सर, मैंने ही बुलाया था। सर यहाँ पे सर। हाँ सर, मैंने पड़ोसी से बात की। डॉक्टर अजीत के साथ जिस औरत की लाश मिली है वो और कोई नहीं, डॉक्टर अजीत के भाई मनीष की बीवी रूपा है सर। अजीत का भाई मनीष भी घर पर मौजूद नहीं था, राइट? यस सर। और सर वारदात के वक्त घर पे 3 ही लोग मौजूद थे, डॉक्टर अजीत, उसके भाई की बीवी रूपा और डॉक्टर अजीत का बेटा सौहार्द। बेटा सौहार्द, तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी को किसने मारा? घर पे कोई आया था क्या? अंकल। हाँ बता बेटा, कौन आया था? भूख लगी अंकल, कुछ खाना। आज खाना खाने के बाद ना 2 से 10 तक की पहाड़ी याद करेंगे। जी माँ। तुम्हारे उम्र के बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन तुम भी जल्दी सीख जाओगी, ठीक है? हाँ बेटा, अब बताओगे क्या देखा तुमने? हम पापा और रूपा चाची लुका छुपी खेल रहे थे। हाँ। फिर हम छुप गए ऊपर कबर्ड में। पापा, आप और रूपा चाची क्या खेल रहे हो? हम तो लुका छुपी खेल रहे थे ना। हम लुका छिपी खेल रहे थे बेटा, तुमने हमें ढूंढ लिया। अब तुम जाके छिपो, हम तुम्हें ढूंढेंगे। फिर हम वापस वही कबर्ड में आके छुप गए। तो थोड़ी देर बाद आवाज आई। सर ये सौहार्द ऑटिस्टिक चाहिए, क्या हम इसकी बातों को यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं शर्मा, क्योंकि सौहार्द आम आदमियों की तरह सच में झूठ नहीं मिला सकता। उसने वही कहा जो उसने देखा, अनजाने में। शायद उसको पता नहीं कि उसने कितनी भयानक वारदात देखी। और सर अगर सौहार्द की माने तो डॉक्टर अजीत, उसके भाई की बीवी रूपा, दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था सर। सर ये भी तो हो सकता है कि जिसने रूपा और अजीत का मर्डर किया वो और कोई नहीं बल्कि मनीष। उसे रूपा और अपने भाई के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और उसने। और जब रेप हो रहा था तब जो औरत वहां पर मौजूद थी वो जयंती हो सकती है। जयंती और मनीष दोनों के फोन बंद है। पता करो इन देवर भाभी के बारे में। सर आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, साल के 6 महीने अकेली रहती हूँ। मेरे पति मोहित मर्चेंट नेवी में है, तो 3-4 महीने में एक ही बार आते हैं। लो तुम्हारे बाल बन गए। बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ लेकर आती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। ले चलो जाओ ऐसे। ब्यूटी, ये क्या किया तुमने? हाँ, पानी क्यों फेंका उन पे? ऐसे नहीं करते बेटा। उनको भूख लगी थी ना, अब ये खाना उनको देना और उनसे सॉरी कहना। सॉरी। भगवान आपकी बेटी का भला करे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे भाई के बीच अफेयर चल रहा, ये बात पता थी ना तुमको? क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? ये सब झूठ है। रूपा और अजीत भैया के बीच एक पवित्र रिश्ता था, जैसे तुम्हारा और तुम्हारे भाभी के बीच में। बताओ कहां है तुम्हारे क्राइम पार्टनर, तुम्हारी भाभी जयंती? बताओ। ना हमने कोई क्राइम किया है, ना जयंती भाभी ने। वो तो अपने मायके गई हुई है। हाँ सर, हम अपने मायके गए हुए थे। आपके देवर मनीष का कहना है कि आपके पति और आपकी देवरानी रूपा के बीच कोई गलत संबंध नहीं थे। झूठ बोल रहे हैं सर, मनीष भाई साहब को सब पता था। दरअसल रूपा और अजीत के रिश्ते को उन्होंने ही बढ़ावा दिया था। क्या? दरअसल मनीष भाई साहब कुछ कमाते नहीं थे, सारी जिम्मेदारी हमारे पति पर थी। उनके टुकड़ों पर पल रहे थे, इसलिए मनीष भाई साहब अपनी बीवी रूपा को हमारे पति अजीत के पास भेजते थे। और आप ये सब सह रही थी?
और कोई चारा भी तो नहीं था सर। क्या करते? हमारे बेटे की कंडीशन तो आप जानते हैं ना, उसकी दवाइयाँ, उसके भविष्य के बारे में हम नहीं सोचते तो और कौन सोचता। पर कुछ वक्त से अजीत ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। जो हरकतें वो बंद कमरे में करता था वो खुलेआम होने लगी। बस हमारा सब्र खत्म हो गया, इसलिए हम अपने मायके चले गए। सर, हमने अजीत और रूपा को नहीं मारा है, हम सच कह रहे, हम अपने बच्चे की कसम खा के कहते हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा था और पुलिस पर दबाव बनता जा रहा था। अब जरूरी था कि पुलिस कोई नए तरीके आजमाए। सर, सभी ज्वेलर्स को अलर्ट पर रखा है, लेकिन अभी तक कोई भी ज्वेलरी बेचने आया नहीं है। तो शायद हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अभी तक हम ज्वेलर शॉप पे फोकस कर रहे हैं, जबकि काले धंधे अक्सर रात के काले अंधेरों में किए जाते हैं। एक काम करो, जितने भी लोग इस तरह के गहने बेचने और खरीदने के सस्पेक्ट हैं, सबकी लिस्टिंग करो। सबके घरों के बाहर सिविल ड्रेस में अपने आदमी तैनात करो, नजर रखवाओ दिन रात। ओके सर। पुलिस को कुछ वक्त लगा। चोरी के जेवर बेचने वालों पर उन्होंने सख्त निगाह रखी और बसंत नाम के एक शख्स पर उनकी निगाह आकर टिक गई। बसंत जौहरी था, लेकिन चोरी के गहनों की खरीद बिक्री वो अपने घर से करता था, वो भी उन लोगों के साथ जिन्हें वो पहले से जानता था। पुलिस के लिए काम कर रहे खबरी पहले चोरी चकारी में सम्मिलित थे। पुलिस ने उनकी मदद ली, जाल बिछाया और बसंत को धर दबोचा। या तो चोरी का माल खरीदने के जुर्म में हम तुझे यहीं रख दें, लॉकअप में, या फिर अगर तुझे बचना है तो हमारी मदद कर। ठीक है साहब, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सर मेरे पास उनका नाम पता कुछ नहीं है। जब भी उनके पास कुछ माल आता तो वो मेरे पास खुद आते हैं। हमारे आदमी 24 घंटे तुम्हारे घर पर तैनात रहेंगे, गलती से भी गलती करने की सोचना मत। नहीं साहब। पुलिस ने बसंत के घर पर दिन रात पहरा लगाए रखा। हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, पुलिस ने अपना सब्र बनाए रखा और 78 दिन बाद बसंत के घर एक दस्तक हुई। संभाई से मिलना। अरे कौन है साहब? कौन है? विशाल, चेक करो पहला। साहब मैं अरविंद हूँ, ये शंकर है। साहब वो जेवरात हमें रास्ते में पड़े मिले थे, चोरी नहीं किए। उनको बसंत भाई के पास बेचने के लिए ले जा रहे थे, चोरी नहीं की साहब हमने। आपको लगता है कि इस उम्र में हम चोरी चकारी करेंगे? हम मामूली से इंसान है साहब, एक टोकरी चाकरी करने वाले। वो गहने नीचे पड़े दिखे ना तो लालच आ गया साहब और चले गए बसंत भाई के पास। तुम लोग नौकरी पेशे वाले मामूली लोग हो ना, तो चोरी चकारी का माल खरीदने वाले बसंत को कैसे जानते हो? वो क्या? जब तक सच ना बोले मरम्मत चालू रखो। चोरी नहीं की साहब, तो और कौन कौन शामिल है तुम्हारे ग्रुप में? बोल दो, छोड़ दूंगा। डर लग रही साहब, चोरी नहीं। तुम तो बहुत अच्छा मसाज करती हो, कहाँ से सीखा? मासी से। मासी की वजह से मैं जिंदा हूँ। बेटा रो मत, आज से मैं तेरी मौसी, तेरी माँ से भी बढ़कर। मासी ने बचा लिया मुझे। मासी बिल्कुल आपके जैसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, सपने दिखाती है। फिर कहाँ गई तुम्हारी मौसी? तुम फिर से अकेली कैसे हो गई? हेलो, हाँ मोहित, हाँ मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ, आप कब तक आएंगे? लाइट चली गई मोहित। एक सेकंड माँ, मैं देख के आती हूँ।
पड़ोसी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से 10-11 साल की एक बच्ची नैना जी के साथ रह रही थी, लेकिन अब वो गायब है। सर बहुत ब्रूटली मर्डर किया गया है। अंजलि के जैसा सिमिलर केस है। और सर इनके पड़ोसियों के घर को भी बिल्कुल वैसे लॉक किया गया है जैसे मर्डर वाले दिन अंजलि के पड़ोसियों के घर को किया गया था। अंजलि के केस को अभी तक हम पर्सनल वेंडेटा का केस समझ रहे थे, बट आई थिंक ये दोनों केसेस पर्सनल नहीं, किसी प्रोफेशनल ग्रुप का काम है। जा बलि लेकर आ और प्रसाद लेकर आ। कृष्णा आजा। लो अम्मा। कावेरी, मैं क्या बोलता है, अभी जल्दी से जल्दी इधर से अपने को निकालना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। इस बार हम पुलिस के पीछे जाएंगे और वो भागेंगे हमसे। अरे आस्था मैडम, आप थाने जा रही हैं? हाँ, ऑटो का वेट कर रही थी। अरे मैं भी थाने जा रहा हूँ, आइए ना, छोड़ता हूँ मैं आपको। थैंक यू। बैठिए। मैम, टायर पंक्चर हो गया। यहाँ तो आसपास मैकेनिक भी नहीं मिलेगा रतन। देखता हूँ मैं कुछ करता हूँ। हटो एक सेकंड। आइए सर, यहाँ हटो हटो, सामने चढ़ो। ये देखिए सर, ये ऐसा ही आस्था भी रतन के साथ थी। एक कांस्टेबल ने आस्था को रतन के साथ बाइक पे जाते हुए देखा था और अभी आस्था का फोन भी बंद आ रहा है। सारी पेट्रोलियम टीम को अलर्ट भेजो और खबरों से क्या पता लगा कि आस्था कहाँ है। ओके सर। पुलिस वाली है, जब तक ये हमारे पास है पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक बार हम लोग यहाँ से निकल जाएं, फिर तेरे को जो करना है कर लेना। सर हमारी खबरों से भी पता नहीं चल रहा है कि ऐसा ही आस्था इस वक्त कहां पर है और किस हालत में है। और ये अरविंद और शंकर, इन दोनों को 24 घंटे से भूखा रखा है। इनकी पिटाई भी किया सर, लेकिन दोनों अब भी एक ही बात बोल रहे हैं कि वो निर्दोष हैं। त्रिपाठी, मैं ये कुछ पुराने केसेस देख रहा था। इसमें साउथ का एक गैंग है पांडुपाल्या, जो लोगों के घर में घुसकर रेप करता है, मर्डर करता है और चोरी चकारी करता है। इस गैंग के बारे में मैंने भी सुना है। ये साउथ के कोई आदिवासी या बंजारी लोग हैं, लेकिन सर ये लोग अभी तक नॉर्थ इंडिया में एक्टिव नहीं हुए। हाँ, बट इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो सेम है जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। ये जिस भी मोहल्ले में घुसते हैं, सबसे पहले मोहल्ले में घुसकर पड़ोसियों के घर की कुंडी बाहर से बंद कर देते हैं, फिर दरवाजा नॉक करते हैं और दरवाजा खुलते ही जो भी शख्स सबसे पहले इनके सामने आता है उसके सर पर डंडे से वार करते हैं। ये विक्टिम का गला धीरे धीरे काटते हैं और विक्टिम के चीखने की, कराहने की आवाज सुनते हैं। और ये लोग पूर्णिमा को शुभ मानते हैं। और ये पूरी लूटपाट करने के बाद लूटपाट का जो माल है उसे बेचने के लिए गिरोह के यंग लोग नहीं बल्कि बुजुर्ग लोग जाते हैं ताकि किसी को अरविंद और शंकर की रिमांड कब खत्म होगी? 10 दिन बाद सर। और पूर्णिमा कब? 4 दिन बाद। अरविंद और शंकर से कहो कि 10 दिन से पहले हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। ओके सर। त्रिपाठी सर। पता है नंदी, इस बार की शरद पूर्णिमा बहुत खास है। ऐसी पूर्णिमा 365 साल में एक बार आती है, जब पृथ्वी चंद्रमा के बहुत करीब होता है। पता है भाई, मुझे इसलिए साहब को तो पहले से बोल के रखा हूँ कि शरद पूर्णिमा की पूजा की छुट्टी मुझे चाहिए। शाबाश सर, छुट्टी बुलाता पूजा की। सब शरद पूर्णिमा की छुट्टी चाहिए सर। सब लोग शरद पूर्णिमा पे छुट्टी मांगेंगे तो थाने में कौन बैठेगा? साहब एक मिनट आइए ना। साहब बात सुनिए साहब। क्या हुआ?
क्यों साहब, सब चला रहे हो? हाँ? हम लोगों को कब छोड़ेंगे? 6-7 दिन लगेंगे साहब। बहुत देर हो जाएगी साहब, 1-2 दिन में छोड़ दीजिए ना। अभी हमको जो बोला सुना नहीं तुमने। कम से कम 6-7 दिन लगेंगे, समझ में आया? साहब हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, पर आपको भी हमारी एक शर्त माननी होगी। शुक्रिया साहब। पूर्णिमा के दिन मुर्गा न खाया ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। आज आपके वजह से हमारी परंपरा टूटने से बच गई। हमारे लिए हमारी परंपरा से बढ़कर कुछ भी नहीं साहब। हम अपने गिरोह से गद्दारी तो नहीं कर सकते, लेकिन आज आपने जो हम पर एहसान किया है उसे चुकाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हाँ साहब, हम बता सकते हैं पांडुपलिया गैंग तक कैसे पहुंचा जाए। तुम लोग जानते इस वक्त वो कहां? नहीं साहब, हमारा तो काम सिर्फ जेवरात को बेचना है, लेकिन हम मज्जारों का गैंग किन किन जगहों पर कितनी देर के लिए रुकता है ये हम आपको बता सकते हैं। किन किन जगहों पर? सर, ऐसा ही आस्था को पांडुपालिया गैंग ने किडनैप किया है। उनका एक धमकी भरा लेटर भी मिला है। उस लेटर में लिखा है कि उनका अगला टारगेट आप है। जैन सर। जैन त्रिपाठी क्या हो रहा है? बड़ा था सर, एसपी साहब के ऑर्डर से आपके घर पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहेगी। खून से रहूंगा मैं। मदन, भाग पुलिस! बच गए आप। अगला नंबर आपका ही था। ये पूर्णिमा आपके लिए भी शुभ रही। तेरी पूरी जिंदगी जेल की काली अमावस में कटे। लेके जा। आएंगे हम, आशीर्वाद से बाहर आएंगे। अगले कुछ महीनों में पुलिस ने पांडुपालिया गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें 10 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे। ये गैंग एक मोडस ऑपरेंडी पर काम करता था। औरत और बच्चे जगह जगह पर घूमकर ऐसे घरों का पता लगाते थे जहां सदस्य कम हो या जहां बुजुर्ग रहते हो या औरत अकेली रहती हो। ये इनके इजी टारगेट होते थे। पूछताछ में गिरोह के एक सदस्य ने बताया कि आमतौर पर वो उन घरों को निशाना बनाते थे जो मोहल्ले के आखिरी में हो या जो नदी और मैदानों के पास हो, जहां से भागने में आसानी हो। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके साथ सालों से नहीं दशकों से अन्याय हुआ है और उन्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका कभी मिला ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि कोई जुर्म का रास्ता इख्तियार कर ले। रात के भीषण अंधेरे में एक भयानक अपराध को अंजाम दिया गया था। एक लड़की को मारकर बड़ी ही निर्ममता से उसकी लाश एक वीराने जंगल में लटका दी गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला वो अपराधी था जिसने बड़े चाव के साथ बेसुध होकर इस अपराध को अंजाम दिया था। कौन था वो आदमी? उसने उस लड़की को क्यों मारा? क्या वो उसका पहला शिकार थी या फिर इस लिस्ट में और भी लड़कियां शामिल थीं? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूं आपका एक ऐसी अपराध की कहानी में जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए।
ये टॉप अच्छा लग रहा है। ये जीन्स के साथ जा रहा है क्या? तुम खुद ही डिसाइड कर लो। वैसे भी तुम मेरी बातें सुनती कहाँ? मैं आखिरी बार तुम्हें बोल रही हूँ, ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दी प्लीज, वो बहुत अच्छा लड़का है। इनफ नैना, ही इज गुड फॉर नथिंग। और एक निकम्मे आदमी को मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकती। लिसन, तुम मेरी छोटी बहन हो एंड आई रियली रियली केयर फॉर यू। पर अविनाश, कल ही मैंने बोला था ना तुम्हें, ये मीता के केस के पेपर्स कोर्ट में फाइल कर देना। देखो अब और एक दिन डिले हो गया। सर, मीता मेहता डाउरी हैरेसमेंट केस फाइल ही नहीं करना चाहती है, वो बाहर सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। पर क्यों? इतनी बुरी तरह से मारा था मीता को, ऐसे घटिया लोगों के साथ सेटलमेंट क्यों? हमें एथिक्स में पढ़ाया है, अगर आपके क्लाइंट्स कंफ्यूज्ड हो ना तो आप उनको जाके गाइड कर सकते हो सही डायरेक्शन में। तो मैं एक काम करती हूँ, मीता से कल मैं बात करती हूँ। नहीं नंदिनी, देखो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे केसेस लाइंड अप, और हम उन लोगों के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते जो खूब लड़ना नहीं चाहते। नंदिनी देखो, तुम अभी तक लॉयर बनी नहीं हो, जस्ट इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है तुम्हारी। जिस दिन तुम अपनी किताबी दुनिया से बाहर निकलकर रियल में कोर्ट में केस लड़ोगी ना, तब समझ में आएगा कि अगर विक्टिम केस लड़ना ही नहीं चाहता है तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। राइट सर? अविनाश बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा है। नंदिनी, ये जो तुम्हारी फिलोसॉफी है, थियरी है, ये जब तुम इस लॉ फॉर्म को टेक ओवर कर लोगी ना, तब अपने साथ लेके चलना। अभी के लिए मेरा डिसीजन फाइनल है। अगर आज भर में मीता नहीं मानी तो वी विल श्योरली फाइल फॉर द सेटलमेंट टुमारो, दैट्स इट। आज बड़ी देर हो गई। अच्छा सुनो कार्तिक, मैं कॉलेज जा रही हूँ, और आपका याद है ना, दुग्गल जी के बेटे की शादी है आज। 7:30 बजे हम यहाँ से निकलना है, इसलिए आपको 7 बजे से पहले घर आना है। अरे हाँ हाँ याद है, तुम संभल के जाना, ड्राइव सेफ। ठीक है, बाय नंदिनी। बाय मामा। अब पापा, मैं भी कॉलेज निकलती हूँ, सीधा शाम को ऑफिस में मिलते हैं। नंदिनी। जी पापा। चलो 6 बज गया है, मैं निकलता हूँ अभी। 7 बजे घर पहुंचना है, तुम्हारी मम्मी ने बोला है। शादी में जाना याद है ना? और अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो तुम्हारी मम्मी पता है ना क्या करेगी। चलो मैं निकलता हूँ, और तुम भी जल्दी घर जाना। हाँ पापा, मैं ये फाइल्स फिनिश करके। ओके चलो बाय। बाय पापा। मॉर्निंग सर। 22-23 साल की लड़की है, गले में रस्सी का फंदा भी लगा हुआ है। इस तरफ सर। लड़की की कुछ आइडेंटिफिकेशन हुई? नहीं सर, कांस्टेबल सर्च कर रहे हैं। बहुत बड़ा एरिया है संजय वन। लगता है लड़की ने काफी स्ट्रगल किया है, हाथ पे और कंधों पे काफी चोट के निशान लगे। यही पेड़ है? हाँ सर, यही पेड़ है। उसकी टहनी पर रस्सी से खींचने का निशान भी बना हुआ है। टहनी काफी ऊंची है, इस पे रस्सी काफी मुश्किल से डली होगी। इतनी ऊंची टहनी पे रस्सी डालने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी, जो मुझे आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रही। सर, सर यहाँ आइए। तो उस लड़की का ही पर्स लगता है। तरुण कोई तो है जो ये चाहता है इस लड़की की पहचान ना हो सके, तभी उसका सामान जलाने की पूरी कोशिश की गई है। ये पर्स और इसमें का सामान जो भी है लैब में भिजवाओ फॉरेंसिक। इस पर्स को अच्छे से चेक करो सर। नेटवर्क ही नहीं। तरुण। जी सर। ये देख रहे हो निशान? किसी बड़ी गाड़ी के टायर्स के, जैसे एसयूवी या सेडान के।
गाड़ी बड़ी रही होगी मुझे लगता है, इसलिए गाड़ी को यहाँ रोकना पड़ा होगा। सर हो सकता है कि यहाँ से खींचकर या उठाकर ले जाया गया होगा। सर बैग के पॉकेट से ये मिला है। ये तो किसी एडवोकेट का कार्ड है, कार्तिक। तरुण पता करो एक किस एडवोकेट का कार्ड है। जी सर। थक गया रात भर। मिस्टर सिंह, यस। एक्चुअली आज सुबह हमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसके बैग से हमें ये विजिटिंग कार्ड मिला है। हाँ, ये मेरा ही कार्ड है। ये उस लड़की की फोटोग्राफ है, क्या आप जानते हैं? मेरी बेटी नंदिनी। आज चल, कल रात में ही मेरी बात हो गई थी उसके साथ। हाँ पापा। नंदिनी तुम अब तक ऑफिस में हो? नंदिनी देखो 11 बजे रहे रात के, इतनी देर तक बाहर रुकना सेफ नहीं है। पापा बस एक फाइल बची हुई है, ये फिनिश करते ही ना मैं बस घर के लिए निकल रही हूँ। नो 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 मोर फाइल्स। नहीं, अभी कोई फाइल नहीं देखनी तुम्हें। तुम उठो वहां से, तुम अभी के अभी उठो वहां से और घर चली जाओ। अच्छा पापा ठीक है, मैं अभी अपना सामान पैक कर लेती हूँ और आप प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लो, फोन रखते ही निकल जाऊंगी। बस उसके बाद फिर मैं फिर से अंदर शादी में चला गया, पर मुझे क्या मालूम था कि नंदिनी के साथ, मेरी बच्ची के साथ ये आखिरी बात हो रही है। मिस्टर सिंह, ये फोटो में दूसरी लड़की कौन है? नैना? मेरी छोटी बेटी है वो। नैना? नैना अपने कमरे में नहीं है। नैना नहीं है वहां पर। मैं उसको फोन ट्राई करती हूँ। The number you have called is currently switched off. का फोन बंद आ रहा है। हाँ तो हो सकता है उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई हो, इसलिए उसका फोन स्विच ऑफ हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ गई हो। आपके पास होगा ना नंबर उसकी किसी फ्रेंड का? हाँ मेरे पास मोना का नंबर है। हाँ आंटी, मैं नैना की मम्मी बात कर रही हूँ। मेरी प्लीज नैना से बात करवा दो ना, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मगर नैना तो यहाँ नहीं है। लेकिन उसने तो कहा था वो रात को तुम्हारे घर में रहने वाली है, कुछ प्रोजेक्ट का काम था इसलिए। हाँ आंटी, हमारा प्लान तो वही था, मगर उसने प्लान कैंसिल कर दिया। एक काली रात के साये ने नैना और नंदिनी, दो बहनों की जिंदगी को अपनी चपेट में ले लिया था। नंदिनी की मौत का कारण क्या था और उसे किसने मारा था? और नैना कहाँ थी उस रात? जो हुआ क्या वो एक क्षण भर का खेल था या एक रचा रचाया नाटक जिसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी? भैया जी आज क्लासेस करके ना बहुत थक गई हूँ, कड़क सी चाय पिला दीजिए। I'm so sorry. टिश्यू। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। लगी तो नहीं? ना ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। I'm very sorry यार, मेरी वजह से ना तुम्हारे हाथ पे गरम चाय गिरी थी। पिछले 10 मिनट में 50 बार सॉरी बोल चुकी हो। वैसे भी गलती मेरी थी। अरे नहीं सुनो, अभी मैं ठीक हूँ, देखो ठीक हूँ, ठीक है? आपका नाम क्या है? हाय, नंदिनी सिंह। और तुम? रिया तिवारी। अच्छा, तो यहाँ पे नहीं आई हो क्योंकि इस एरिया में पहले तुम्हें देखा नहीं है मैंने कभी। हाँ एक्चुअली ये करनाल है, उसके पास ही मेरा गांव है और दिल्ली किसी काम से आई हूँ। और आप दिल्ली से हो? मेरे घर यहीं पास में है। अच्छा, तो मतलब आप अकेली रहती हो या? मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, मम्मी पापा मेरी बहन नैना। और तुम? मैं मेरी मम्मी के साथ रहती हूँ, मतलब मैं और मेरी मम्मी। ओह, मेरे पे तरस खाने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरी मम्मी ना एक दूसरे के लिए बहुत काफी है। और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जो है वो लॉयर है हाई कोर्ट में, और मम्मी प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की। मेरी छोटी बहन अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रही है, मैं लॉ कर रही हूँ, इस साल हो जाएगा। मुझे नंदिनी के कल रात का शेड्यूल चाहिए।
कल रात को क्या हुआ था यहाँ पर? मेरी ड्यूटी तो रात में 9 बजे तक की है। उसके बाद अगर कोई साहब ऑफिस में काम करते हैं तो निकलते वक्त खुद ही ताला लगा कर जाते हैं। कल रात नंदिनी मैडम और अविनाश सर देर तक काम करने वाले थे। मैडम चाय। राजेश, एक्चुअली बहुत लेट हो गया, मुझे ना और टाइम लगने वाला है, तो आप एक काम करो, आप अभी निकल जाओ, मैं जाने के टाइम पे ऑफिस लॉक कर दूँ। नंदिनी, कार्तिक और अविनाश के अलावा और कौन कौन लॉयर इस ऑफिस में काम करते हैं? सर उनके अलावा भूषण सर और रचना मैडम, लेकिन वो पिछले 3-4 दिनों से शहर से बाहर हैं। देखो राजेश, इस ऑफिस में क्या चलता है तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए सोच कर बोलो, क्या कोई ऐसा है जिससे नंदिनी को कोई प्रॉब्लम हो या उसे कोई मार सकता हो? मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश सर नंदिनी मैडम से थोड़ा चिढ़ते जरूर थे। तुम्हें कैसे पता कि वो नंदिनी से चिढ़ता था? 1 महीने पहले अपने ऑफिस में पार्टी थी और सबके जाने के बाद भी अविनाश सर यहीं ऑफिस में रुके थे। राजेश। जी सर। कहाँ जा रहे हैं? आ बैठ मेरे साथ। आजा। सर आपने बहुत ज्यादा पी ली है, चलिए आपको टैक्सी करा देता हूँ। अरे बाद में करा दियो, आजा बैठ। राजेश तू जानता है ना आज कार्तिक सर ने बहुत बड़ा केस जीता है, ये पार्टी दी है, लेकिन तुझे ये बात पता है कि अगर ऐन मौके पे मैंने अपनी तिगड़म नहीं रुलाई होती ना तो तेरे कार्तिक सर केस नहीं जीते, लेकिन इस बात का मुझे क्रेडिट मिला। अच्छा तू एक बात बता, कार्तिक सर के बाद उनकी कुर्सी का असली हकदार कौन है? मुझे पता था तू मुझे बहुत अच्छे से समझता है। मुझे 7 साल हो गए हैं कार्तिक सर के पीछे घूमते हुए, उनके अंडर काम करते हुए, लेकिन आज तक उनको मेरी वैल्यू पता नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है। और हो जाता, मुझे विश्वास उनको हो जाता, लेकिन एन मौके पे उनके घर का चिराग, उनकी जो बेटी है ना नंदनी, वो आ जाती है। उसके आने के बाद सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है। यार मुझ पे क्या बीतती है ना राजेश, मैं बता नहीं सकता हूं। जहां कैसा लगता है, मन करता उसको। यहाँ मिस्टर सिंह के ऑफिस में वो अविनाश बैठकर उन्हीं की बेटी के बारे में बकवास कर रहा था और तुम सुन रहे थे। ये बात मिस्टर सिंह को क्यों नहीं बताई तुमने? मुझे लगा कि अविनाश सर नशे में कह रहे हैं। इस ऑफिस में कोई सीसीटीवी कैमरा है? ये अविनाश सर है। इससे तो यही पता चलता है कि नंदिनी ऑफिस से निकलते वक्त सही सलामत थी। कोई और सीसीटीवी कैमरा है ऑफिस के एंट्रेंस या कंपाउंड में? एंट्रेंस में सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन कुछ महीने पहले खराब हो गया था। अरे कम से कम ये तो बता दे, तू उसके साथ जाने कहाँ वाली है? अरे यार वो सब छोड़ ना तू, बस आज रात के लिए कवर फॉर मी। अगर किसी ने पूछा ना तो बोल देना कि रात भर मैं तेरे साथ थी और हमें प्रोजेक्ट का काम करना था, ठीक है? अरे बट नैना, तेरा एक्चुअल प्लान क्या है? आज रात को ना मैं एकदम स्पेशल बनाने वाली हूँ। बट नंदिनी दी, उन्हें पता है इस बारे में? अरे मैं दी को मना लूंगी बाद में, बट आई रियली लव हिम मोना, मैं उसे नहीं जाने दे सकती इस बार। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। तो नैना का बॉयफ्रेंड था जिसे नंदिनी पसंद नहीं करती थी? हाँ सर, नंदिनी दी के अकॉर्डिंग वो नैना के लायक ही नहीं है। मोना उस रात नैना ऐसा क्या प्लान कर रही थी? वो उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक रोमांटिक नाइट प्लान कर रही थी और क्या? और उसके साथ इंटीमेट होने का प्लान कर रही थी। नाम क्या उस लड़के का? बिपिन मिश्रा। एक्चुअली वो पहले नंदिनी दी का क्लासमेट था, लेकिन फेल होता चला गया। आजकल वो कॉलेज के गुंडों के साथ उठता बैठता है। और ये सब जानते हुए भी नैना उसके साथ है? साथ ही होती अगर नंदिनी दी ने देख अपनी करतूतें, कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स बेचते हुए। ये क्या है? ये क्या है नंदिनी? मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरी बहन से दूर रह। तो जब तक उससे दूर रहेगा, ये सारी के सारी फोटोज मेरे फोन में सेफ रहेंगी। और अगर मैंने दोबारा तुझे मेरी बहन के साथ देखा तो ये सारी फोटोज कॉलेज के एडमिन को मेल कर दूंगी। तुम्हारी बहन के साथ कोई गेम नहीं खेल रहा हूं, मैं उसे सही में पसंद करता हूँ और वो भी मुझे बहुत ज्यादा लाइक करती है। सुन, आई डोंट केयर, ओके? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे जो करना है कर, उसका दिल तोड़ना है तोड़, उसको झूठ बोलना है बोल, जो करना है कर। तू जब तक उससे दूर है, हमारी डील डन। लेकिन फिर भी उनका रिश्ता टूटा तो नहीं? इतना सब कुछ होने के बावजूद नैना विपिन के साथ नाइट आउट प्लान कर रही थी। ठीक है मोना, थैंक यू, तुम जा सकती हो।
सर लग तो ऐसे ही रहा है कि नंदिनी काफी फियरलेस लड़की थी, आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, अपनी बहन को लेकर काफी प्रोटेक्टिव और केयरिंग भी थी। और हो सकता है नंदिनी की यही क्वालिटी उसके मर्डर का रीजन बन गई है। तरुण एक काम करो, ये नैना और नंदिनी के साथ साथ विपिन और अविनाश इन सबकी CDR निकलवाओ। सर टायर मार्क्स की रिपोर्ट आ गई है। क्राइम सीन पे हमें जो टायर मार्क्स मिले थे वो G50 सीरीज के हैं और मैंने चेक किया है, सिंह फैमिली की कार से वो मैच नहीं करते। ये G50 सीरीज तो काफी महंगी सीरीज है, इसके बायर्स लिस्ट भी बहुत छोटी होगी। मोहन एक काम करो, आसपास के एरिया में जितने भी टायर डीलर्स हैं सबकी लिस्ट चेक करो। सर तरुण, वो क्राइम सीन से जो जला हुआ सामान मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई क्या? हाँ सर, मैंने कॉल किया था, कोई भी फिंगरप्रिंट्स और DNA नहीं मिला, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सर रस्सी पर भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। तरुण समझ में नहीं आता, नंदिनी की लाइफ एकदम नॉर्मल थी, कॉलेज गोइंग, एस्पायरिंग लॉयर, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, लाइफ में कोई ड्रामा नहीं, इतनी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, केयरिंग। फिर उस रात अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ? नैना ना पूरी की पूरी कार्टून है। कभी कभी ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें करती है ना। लेकिन एक बात है, पूरी दुनिया में तुम सबसे ज्यादा उससे प्यार करती हो, है ना? काश ये बात नैना भी समझ पाती। तुम्हें पता है, उससे तो लगता है कि मैं दुनिया में ना उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। उसे सच में ऐसा लगता है कि मैं उसकी लाइफ में फालतू में इंटरफेयर कर रही हूं। बट ट्रस्ट मी, दिस गाय बिपिन इज नॉट गुड फॉर हर। अरे ये तो बहनों में ना ये छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। मुझे पता है नैना को ना पता है कि उसकी नंदिनी उससे कितनी प्यार करती है, तो चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। सर नंदिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसकी मौत फांसी पर लटकने की वजह से हुई थी। नेक बोन फ्रैक्चर से भी ये बात क्लियर हो गई है। उसे मारने से पहले बेहोश भी किया गया। और टाइम ऑफ डेथ? सर बॉडी मिलने से 6-7 घंटे पहले, 13 अक्टूबर की रात को 1:45 बजे से 1:30 बजे के बीच। CCTV फुटेज के मुताबिक नंदिनी अपने ऑफिस से रात 1:45 बजे निकली, यानी कि ऑफिस से निकलने के थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? सर सेक्सुअल असॉल्ट की कोई निशान नहीं मिले। वैसे नंदिनी सेक्सुअली एक्टिव थी, वर्जिन नहीं थी वो। नंदिनी रुको, नहीं होगा तुमसे तो। मैं कर लूंगी ना बाबा, रुको तुम, देखो तुम। दो हाथ गिर जाएगा। गिरा दिया ना आखिर। अरे यार, कभी सुनती हो बात किसी की? मैं कर लेती, तुमने बोल बोल के। देख लिया। चलो कपड़े चेंज करो। कपड़े गीले हो गए। पूरे बाल गीले हो गए। चलो और भर लो पानी। मैं उठा लेती। हाँ, तुमने बात कर करके मेरा कंसंट्रेशन खराब कर दिया। ले बेटा, गरम गरम चाय। थैंक यू आंटी। ले बेटा तू दिल्ली में रहती है ना? जी आंटी जी। अपने पापा के साथ? जी। प्रिया के पापा तो हमें 25 साल पहले ही छोड़ के चले गए, जब प्रिया 2 साल की थी। मैं तुम्हें फोटो दिखाऊं उनके? मम्मी वो खाना रखा है ना, जाइए ऊपर लेके आइए। मैं चढ़ा कर भूल गई, सिंगरे की सब्जी चढ़ाई है, मैं लेके आऊँ अभी। प्रिया, तुमने कभी अपने पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की? नंदिनी, पापा के गायब होने के बाद ना गांव के बाहर एक लाश मिली थी। पुलिस ने बताया कि वो मेरे पापा की थी और फाइल बंद कर दिया। नंदिनी, नंदिनी उठ जा नंदिनी, ये सब क्या हो गया? नंदिनी उठ जा, नंदिनी प्लीज उठ जा। चलो अब हमें इन्हें ले जाना चाहिए। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, आप बता ही ना इन्हें, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अचल बेटा, संसार का नियम है, हर मनुष्य की आयु पहले ही से तय है। नंदिनी के दिन इतने ही थे, ईश्वर की मर्जी है, कर्मों का भोग है, हर जन्म में यह भोग भोगना ही पड़ता है। सर नंदिनी, नैना, विपिन और अविनाश के CDR और लास्ट लोकेशन की डिटेल्स आ गई है। नंदिनी को लास्ट कॉल रात को 11:15 बजे के करीब आया था। कॉलर का नाम समीर देसाई है, उसके बचपन का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। सर अविनाश का CDR क्लियर है, मर्डर के बाद उसका फोन का लोकेशन उसका घर ही है, जो कि वसंत कुंज से 1 घंटे की दूरी पर है। और सर नंदिनी, नैना और विपिन के फोन का लास्ट लोकेशन वसंत कुंज एरिया ही है, जहां पर नंदिनी के पिता का ऑफिस है। मतलब कि ये तीनों
मर्डर वाली रात साथ में थे? सर नंदिनी का फोन रात को 1:02 पर स्विच ऑफ हुआ था और नैना का फोन उससे 3 मिनट पहले 12:59 पर, और विपिन का फोन 2 बजे स्विच ऑफ हुआ था सर। और फिर अगली सुबह हमें नंदिनी की लाश मिली और तब से ये विपिन और नैना दोनों लापता हैं। ये विपिन का घर चेक किया? हाँ सर, वहां कोई नहीं मिला। ड्रग्स के कुछ पैकेट बरामद हुए। तरुण, अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव करो। मुझे नैना और विपिन दोनों जल्द से जल्द चाहिए। हमारे सवालों की असली चाबी ये नैना ही है और ये गुत्थी तभी सुलझेगी जब नैना और विपिन हमारे सामने हो। दस 50 और 10:55 के बीच में ऑफिस से निकला था। सीसीटीवी फुटेज देखी होगी आपने, और पूरी रात मैं घर पर था। लोकेशन डिटेल भी चेक की होगी। ये सब प्लानिंग की है या फिर अचानक से हो गया? कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि क्या कोई ऐसा है जो आपकी इन बातों को प्रूव कर सकता हो? आप मुझ पर शक कर रहे हैं बिना किसी सबूत के। इंस्पेक्टर, आई एम टेलिंग यू, आई एम अ लॉयर। काम डाउन मिस्टर अविनाश, प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा था जो नंदिनी को नापसंद करता था या नंदिनी को नुकसान पहुंचाना चाहता था? मसलन कोई क्लाइंट जो कभी नंदिनी से अपसेट हो गया हो? ऐसा कुछ नहीं था। और कोई क्लाइंट नंदिनी से अपसेट क्यों होगा? वो अभी तक लॉयर बनी नहीं थी। हाँ, वो लॉ स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि वो फर्म में काफी हेल्प आउट किया करती थी। इनफैक्ट आपके केसेस की तो प्रॉब्लम भी सॉल्व करती थी। जी हाँ, ये बात सही है। She was a fine law student, but आपसे बेहतर नहीं, ऑब्वियसली। फोर्स नहीं थी, मेरे पास सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी लॉ फर्म में उसकी काफी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि वहां के बॉस उसके फादर थे। काफी बुरा लगता होगा, नहीं? कभी कभी तो ऐसा भी लगा होगा कि नंदिनी आपकी कामयाबी के बीच में रुकावट बन के खड़ी थी। देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं ना, वो मुझे सुनने की जरूरत है नहीं। जब सबूत होगा तो बुला लीजिएगा, वरना वारंट लेके आ जाइएगा। इससे क्या हो गया? कुछ नहीं, अविनाश साहब वकालत खेल रहे थे। इसकी बैकग्राउंड चेक करो। कार्तिक, हमारी नैना कहाँ है? 2 दिन हो गए, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। कहाँ होगी, किस हालात में होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी कार्तिक। नहीं 6 नहीं आया था, हमने देखा है। नहीं 6 नहीं आया था। माँ, पापा ने देखा। पापा, आपने देखा ना? 6 आया ना? पापा तो तेरी साइड लेंगे, वो तो सबसे बड़े चीटर है। अरे यार तुम खेलो ना, तुम्हारी टर्न है। देखा जाए तो कई लोगों की जिंदगियां नंदिनी के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने लोगों का प्यार और साथ भी उसे इस निर्दयी अंत से बचा नहीं पाया। और दूसरी ओर दिन ब दिन नैना की गतिविधियों पर शक का घेरा बढ़ता चला जा रहा था। तो क्या सच में नंदिनी की मौत के पीछे नैना का हाथ था, या फिर उसकी सच्चाई इस सबसे भी ज्यादा डरावनी थी? सर मैंने नंदिनी के सीडीआर को रीचेक किया तो एक नई बात सामने आई। नंदिनी पिछले 4 महीने से एक नंबर पर रेगुलरली बात कर रही थी। नंबर है 56433789। फिलहाल अभी बंद है। बॉयफ्रेंड? सर वही तो पजल्ड है। नंबर खुद नंदिनी सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये लो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। नहीं, मैं ही फोन नहीं ले सकती। कम ऑन प्रिया, तुम्हारे पास फोन नहीं है ना? अब देखो, हमारी बात ना तभी हो पाती है जब तुम यहाँ आती हो, पर मैं चाहती हूँ जब मेरा मन करे ना, मैं तुम्हें बस फोन करके तुमसे बात करूँ। तो प्लीज, नहीं, तुम्हें ये फोन लेना पड़ेगा। प्रिया, तुम्हें मेरी कसम है। बहुत जिद्दी है। तरुण, ये नंबर ट्रैकिंग पे डालो, पता तो चले ये एंगल है क्या। जी सर। अरे राजेश, यहाँ सर 13 अक्टूबर की रात का कुछ फुटेज गायब है। गायब मतलब? सर 13 अक्टूबर की रात का फुटेज मैं चेक कर रहा था। नंदिनी मैडम के जाने के बाद का कुछ फुटेज किसी ने डिलीट कर दिया। तरुण, ये 1 बजे तक का तो है डिलीट, लेकिन 1 से 2 के बीच का डिलीटेड है। राजेश, क्या लगता है तुम्हें किसने डिलीट किया होगा? सिंह सर ने हम 2 लोगों पर जिम्मेदारी दी है। एक मैं और एक बंदा है जो सारे सिक्योरिटी पासवर्ड जानता है। कौन है वो?
ऑफिस के सीसीटीवी कैमरा के साथ तूने छेड़छाड़ की, उसकी डायरेक्शन घुमाई, ताकि जब तू वापस आए तेरी शक्ल ना उसमें दिखाई दे। तू वापस आया भी, बड़ी सफाई से तूने नंदिनी का किडनैप किया और फिर मर्डर कर दिया, लेकिन सीसीटीवी कैमरा पे तेरे फिंगरप्रिंट्स पाए गए। तो अब मर्डर के लिए 14 साल और प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए कुछ। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ है। तरुण, प्रूफ अटैच करके चार्जशीट फाइल करो। प्रूफ हमारे पास है ही, कन्फेशन मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मेरी बात सुनिए, ये सब झूठ है सर। मेरे सीसीटीवी कैमरे को हाथ नहीं लगाया सर, जब मैं इजीली सीसीटीवी कैमरे की फुटेज डिलीट कर सकता था, जो मेरे लिए बहुत इजी था, मैं कैमरे को हाथ क्यों लगाऊं सर? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सर आप लोगों ने मुझे ट्रिक किया है। वकील साहब, जंग में सब जायज है। अब ये बता कि तूने नंदिनी को कब, कहां और कैसे मारा? सर मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैंने नंदिनी को मारा नहीं है सर। मैं बस उसका काम खराब करना चाहता था, इसलिए जब वो ऑफिस से गई मैं वापस गया था उसकी फाइल में छेड़छाड़ करने के लिए। सर एक आदमी दिन रात मेहनत करके ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक मुकाम बनाता है, अपनी जगह बनाता है, वहीं एक नया बंदा आता है, उसे बिना मेहनत किए वो मुकाम दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो फैमिली का चिराग होता है, इसीलिए सर। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कैसा फील होता होगा। लेकिन सर मैंने नंदिनी को मारा नहीं है, उसकी फाइल में गलतियां जरूर की थी, लेकिन मारा नहीं है सर। तूने मारा है या नहीं मारा है ये हम पता लगाएंगे, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तू यहीं रहेगा। सर चंदू का कॉल आया था, बोला कि जमुनापाल इलाके में विपिन दिखाई दिया है, एग्जैक्ट लोकेशन निकाल के कॉल करेगा। तरुण, ये केस किसी जिल्टेड लवर, प्रोफेशनल राइवलरी या वेवर्ड बॉयफ्रेंड का नहीं लगता। इस केस में कुछ तो है जो हमसे मिसिंग है। तरुण, ये समीर की गर्लफ्रेंड हिना से बात करके समीर का स्टेटमेंट वेरीफाई करवाओ। मुझे लगता है ये समीर सच बोल रहा है। सर फिर तो हमारे पास 2 ही सस्पेक्ट्स बचे, विपिन और नैना। सर आओ क्या? हाँ चंदू। सर सिंह साहब के यहाँ पे एक नौकरानी काम करती है, कुछ दिन पहले छुट्टी पर गई थी, कल ही दिल्ली लौटी है। उसी ने मुझे सब बताया, 2 महीने पहले की बात है। नंदिनी बेटा शांत हो जा। डॉक्टर क्या हुआ इसे? इसके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मिसेस सिंह, नंदिनी का मिसकैरेज हुआ है। मिसकैरेज? फिटस के कुछ पार्ट अंदर रह चुके हैं, सेप्टिक हो गया है, इसीलिए इतना दर्द हो रहा है। ये अब क्या बोले जा रही है? प्रेग्नेंट? मैं किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं हूँ, नहीं कभी नहीं हुआ ऐसा। मैं नहीं, कभी नहीं हुआ सच में। तू शांत हो जा, तू शांत हो जा, हम देखते हैं। आ जाओ। क्या देख रही है? जा। वो मैं क्या बोल रही थी, हमारे मोहल्ले में ना एक डॉक्टर है, ये ऐसे काम ना वो सन्नाटे में निपटा देते हैं। अब मेरी बात मानिए, नंदिनी को हम वही लेकर चलते, किसी को कानो कान खबर तक नहीं चलेगी। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मिसेस सिंह नंदिनी को एक शेडी क्लिनिक में लेके गई। हाँ सर, सुनीता भी उन दोनों के साथ गई थी और 2-4 घंटे में सारा काम निपटा लिया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। ये तो हमें पता था कि नंदिनी की जिंदगी में कोई है, एक्चुअली में है कौन? पापा, मैं प्रिया, आपकी और अवंती की बेटी। आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिल पाया है। पापा, मेरा मैसेज देखते ही मुझे जवाब दीजिए, मुझे आपसे मिलना है। आई एम सॉरी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आप लोग यहाँ नैना की कोई खबर मिली क्या? हमें एक्चुअली आंचल जी से मिलना है। अब बैठे, मैं बोला बैठिए। अचल, 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 अचल। मैं अब
और नहीं जी सकती। आई एम सॉरी। तरुण, ये लेटर अपनी कस्टडी में लो। ये सिंह फैमिली के साथ हो क्या रहा है? पहले नंदिनी की डेड बॉडी मिलती है, फिर नैना गायब, और हिमाचल जी का सुसाइड। हर इन्वेस्टिगेशन हमारी किसी ना किसी डेड एंड पे जाकर रुक जाती है। अभी तक तो हमें यह भी नहीं पता कि नैना किस हाल में है, जिंदा भी है कि नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ चंदू, ठीक है सर। विपिन मिल गया है, जमुना पार्क के एक लॉज में छिपा हुआ है। रूम 2 लोगों के लिए बुकड है। उठा लाओ उसे। जी सर। तुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। चेक करो, अंदर कोई और है क्या? नहीं सर। नैना कहाँ है? कहाँ है नैना? कहाँ है नैना? सर मुझे नहीं पता नैना कहाँ है सर। नैना जिंदा भी है या उसे भी नंदिनी की तरह मार डाला तूने? सर नंदिनी मार डाला? सर ये आप क्या बोल रहे हो सर? मुझे नहीं पता नैना कहाँ है, और वो मेरे साथ क्यों रहेगी? हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। तो फिर 13 तारीख की रात को 1:45 बजे नैना और नंदी के साथ क्या कर रहा था? सर उस दिन सुबह नैना ने मुझे फोन करके अपने घर बुलाया था। मुझसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए मैं चला गया था। लेकिन जब वो बाहर आई तो रोने लगी। मुझसे कह रही थी कि मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना रह नहीं सकती। नैना ये क्या कर रही हो तुम? तुमको समझ में नहीं आता क्या कि हम लोग एक नहीं हो सकते? प्लीज मुझे छोड़ के बच जा। आई रियली लव यू, प्लीज। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। नैना, क्या हुआ? क्या हुआ? नंदिनी अपनी बहन को संभालो, इसको समझाओ कि मुझसे दूर रहे। इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं मैं। जब तूने कुछ किया ही नहीं था तो फिर अपना फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा था तूने? सर क्योंकि मैं जानता था कि नैना मुझे फोन करेगी, और इस बार मुझे थोड़ा स्ट्रांग रहना था। नैना को नंदिनी के पास छोड़ने के बाद मैंने अपना फोन तुरंत ऑफ कर लिया था। और सर जहां तक रही बात लॉज की, तो सर नैना मेरा घर जानती है। मैं नहीं चाहता था कि वो वहां पे आए और वहां पे ड्रामा बढ़े, इसलिए मैं आयुष के साथ थोड़े दिन वहां पे रुका था। हमारे पास सस्पेक्ट्स भी हैं, उनके मोटिव्स भी हैं। इनफैक्ट वो सभी मर्डर के टाइम पर क्राइम सीन के आसपास मौजूद भी थे, लेकिन एक के भी खिलाफ हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। सर G50 टायर के रिटर्नर से चेक किया, हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट, विक्टिम और विटनेस है, उनमें से कोई भी ये टायर यूज नहीं करता। कोई भी नहीं है? नहीं सर, बस एक विशाल दुग्गल है जो नंदिनी के घर के पीछे वाली लेन में रहते हैं, पर उनका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी पुरानी SUV में G50 टायर का यूज करते थे, पर अब उनके पास नई कार है और टायर भी डिफरेंट है। मोहन, ये मिस्टर दुग्गल से पता करो उन्होंने अपनी पुरानी SUV और टायर के साथ क्या किया। और सर विपिन के साथ जो आयुष मिला था उसका क्या करना है? अंदर बैठा। उसे उसकी डिटेल्स लो, सामान वापस लौटाओ और उसको जाने दो। जी सर। मिस्टर दुग्गल, आपकी पुरानी SUV और उसके टायर की इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ बात करनी है। आप G50 सीरीज के टायर यूज करते थे? जी हाँ, मैं वो टायर पुरानी SUV में यूज़ करता था, पर अब मैंने उसे स्क्रैप में डाल दिए 2 साल पहले, और अब नई कार खरीद ली है। आर यू श्योर आपने उसे रीसेल नहीं किया था? नहीं सर, मुझे अच्छे से याद है, वो काफ़ी बुरी कंडीशन में थी। पर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? एक जनरल इंक्वायरी है एक केस के सिलसिले में। ठीक है, थैंक यू। हेलो, यहाँ पर साइन कर दो। हाँ सर। और जब भी बुलाएं पुलिस स्टेशन आना होगा तुम्हें। हाँ जी। ये तुम्हारा चेन, घड़ी, पर्स और ये मोबाइल। थैंक यू सर। आयुष, 2 मिनट लगेगा, मोबाइल चलाकर एक बार देख लो। लाओ मैं ऑन करता हूँ। नहीं सर, अभी आपके पास था, मतलब सब ठीक ही होगा ना सर? 1 सेकेंड, मोबाइल दे। सर कुछ नहीं है इसमें सर, मैं चला जाता हूँ। मोबाइल दे। क्या ये?
हाँ? गलती हो गई सर। क्या है मोबाइल में? सर गलती हो गई हैं? एक तो उस बेचारी को बेहोश किया, उसका फायदा उठाया, इतने पे भी अपने किए पे शर्म नहीं आई। उसका वीडियो अपने मोबाइल पे ट्रॉफी की तरह लेके घूम रहा था, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी तेरी ये, ट्रॉफी थी ना। अब सीधी तरह से बता कैसे किया ये सब? बताता हूँ सर, बताता। सर मैं नंदिनी को पसंद करता था, उसने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं, मेरे सब्र का बांध टूट गया सर। एक दिन मुझे पता चल गया कि बिपिन के पास उसके घर की डुप्लीकेट चाबी होगी जो उसे नैना ने दी थी। मैंने उसी चाबी का डुप्लीकेट बना लिया। नंदिनी को पता चल गया था, इसलिए नंदिनी को मारा तूने? नहीं सर, मैंने नंदिनी को नहीं मारा, मैं तो बिपिन के साथ था सर। मुझे तो अभी पता चला है कि नंदिनी का मर्डर हुआ है। सर नंदिनी की जिस नंबर पर रेगुलर बात होती थी और जो नंबर उसके नाम पर रजिस्टर था, उसका लास्ट लोकेशन मिल गया है, करनाल के पास टिकरी गांव। चलो। दिल्ली पुलिस। पुलिस? घबराइए मत मैडम, हम बस ये जानना चाहते हैं कि यहाँ घर में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? जी मैं अवंती और हमारी बेटी प्रिया। कहाँ है प्रिया इस वक्त? जी उसके पापा आए थे, घुमाने लेके गए। इतने साल के बाद उसे उसके पापा मिले ना। जरा प्रिया को फोन लगाइए ना, हमने बात करनी है उससे। जी मैंने लगाया था, उसका फोन बंद आ रहा। ये प्रिया का नंबर मैं कई बार मिला चुका हूँ, बार बार बंद आ रहा है। जी ये नंबर तो ना पता मेरे को, हमारे पास है एक नंबर, मैं लेकर आऊं। जी ये 66787। ये प्रिया अपना फोन साथ लेकर गई है ना? हाँ जी। ठीक है, मुझे लोकेशन के बारे में अपडेट करते रहना। सर दोनों के नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिए, अभी नॉट रीचेबल। लास्ट लोकेशन? आधे घंटे पहले वसंत कुंज मेरोली रूट क्रॉस किया सर। नंदिनी की जहां में लाश मिली थी, संजय वन, वो भी तो इसी रूट को पड़ता है ना? हाँ सर, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है। नो नेटवर्क जोन होगा। ड्राइवर गाड़ी घुमाओ वापस, जल्दी। मुझे पता है वो लोग कहाँ होंगे। प्रारंभ करो। आपने बोला बहुत साल बाद ये यहाँ आए हैं, आप लोग साथ में नहीं रहते? जी महाराज जी ने बोला था ना कि मैं राक्षस गण की हूँ और हमारी प्रजाति डायन की है, और जे हमारे साथ रहेंगे ना तो कभी आगे ना बढ़ पाएंगे। और ये महाराज जी को बहुत माने हैं, इसलिए हमारे को छोड़ के चले गए। और ये अचानक इतने सालों बाद आज यहाँ आए? हाँ जी, और हमारे से माफी भी मांगी। अवंती मुझे माफ कर दो। प्रिया बेटा, प्रिया बेटा मेरे साथ घूमने चलोगे? सोच कर रही है जाना, पप्पू आए थे। प्रिया बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ? मेरे पापा मुझे मार के मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं। ये सब क्या हो गया? मेरी बेटी। विधि तो बिल्कुल सही ढंग से की थी मैंने, तुमसे ही कुछ गलती हो गई होगी। तुमसे पहले कई बार मैंने ये विधि की है। ये विधि पहले जने के साथ की जाती है। महाराज जी, नंदिनी मेरा पहला जन नहीं है।
घोर अनर्थ हो गया। इसके पहले कि तुम पर प्रकोप पड़े, ये विधि पहले जने के साथ संपन्न होनी चाहिए। नंदिनी, नैना, प्रिया, क्यों मारना चाहते थे इन तीनों को? तुमने खुद मारा उन्हें। अरे दुग्गल चाचा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? 13 तारीख को अमावस थी। लेकिन ये सब किया क्यों? एक घटिया आदमी ने मेरी बेटी नंदिनी का रेप किया था, जिसकी वजह से मेरी बेटी की आत्मा जो है ना, अपवित्र हो गई थी। मैं नंदिनी की आत्मा को पवित्र करना चाहता था। उस आयुदेव ने दूसरों का घर बर्बाद कर दिया, लेकिन तुमने अपने अंधविश्वास और रूढ़िवाद सोच के चक्कर में अपने ही हाथों से अपना घर फूंक डाला। अंधविश्वास की बेसुध दुनिया सच में बहुत भयंकर है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद में कार्तिक और आंचल एक गलत आदमी के जाल में ऐसे फंसे कि उन्होंने खुद अपनी बेटी की आहुति दे दी। और ये सब सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी बेटी नंदिनी रेप की विक्टिम थी। एक रेपिस्ट की गलती की सजा एक रेप विक्टिम ने भोगी और अपनी जान गंवा बैठी। किसी कलंक को मिटाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेकर गलत काम करोगे तो कलंकित ही कहलाओगे। इस संदेश के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।